नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। देखो, अपने स्टार्ट किया था रक्त परिसंचरण तंत्र और इसका पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने करेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो पहला पार्ट जो अपने किया था उसका मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में अपने क्या क्या किया था। देखो, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अपने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर अपने ये किया था कि यह एक ऐसा तंत्र होता है जो रक्त को हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग तक और प्रत्येक अंग से वापस हृदय में लेके आता है। इसे अपने क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर अपने की थी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले डॉक्टर विलियम हार्वे थे। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन अपने एंजियोलॉजी में करते हैं और एंजियोलॉजी के जनक भी किसे कहते हैं? अपने डॉक्टर विलियम हार्वे को कहते हैं। फिर अपने किया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? तो हृदय का अध्ययन करते हैं, रक्त वाहिनियों का अध्ययन करते हैं और अपने किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। तो अपने स्टार्ट किया था लास्ट में हृदय का अध्ययन, मानव हृदय के बारे में अपने किया था। तो मानव हृदय के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय मैंने आपको करवा दिया था। इसकी संरचना को डायग्राम के द्वारा समझा दी थी और क्रिया विधि को भी अपने एक रेखा चित्र के द्वारा अच्छे से कर लिया था। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मानव हृदय के बारे में। अब देखो, मानव हृदय, सबसे पहली बात होती है कि मानव हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? किससे मानव हृदय उत्पन्न होता है? इसका निर्माण किससे होता है? तो देखो, भ्रूणावस्था के दौरान 3 लेयर बनती है। सबसे भीतर वाली एंडोड्रम, मध्य वाली मेसोड्रम और सबसे बाहरी होती है एक्टोड्रम। तो अपने हृदय का निर्माण भ्रूण की मेसोड्रम से होता है। किससे होता है? भ्रूण की मेसोड्रम से होता है। फिर देखो, इसके बाद बात आती है पोजीशन की कि मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर एक मीडियास्टेनस अवकाश होता है, उस अवकाश के अंदर स्थित होता है। फिर बात आती है आकार की। तो हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान शंकु के आकार का होता है। फिर अपने बात करते हैं रंग की, तो इसका रंग होता है हल्का गुलाबी और मांसल होता है ये। फिर बात आती है हृदय की प्रकृति की कि हृदय की प्रकृति क्या होती है। तो देखो, मनुष्य के हृदय की प्रकृति होती है मायोजेनिक, या इसे अपने पेशी हृदय कहते हैं कि एक ऐसा हृदय जो पेशियों के द्वारा स्पंदन करता है, क्या कहलाता है? मायोजेनिक हृदय कहलाता है। फिर अपने किया था हृदय का भार कि हृदय का भार कितना होता है। तो देखो, हृदय का भार नर में होता है 300 ग्राम और मादा में हृदय का भार होता है 250 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अपने किया था हृदय की क्रिया विधि के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। आज अपने इससे आगे करेंगे। तो इससे आगे अपने आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने करेंगे हृदय झिल्लियाँ। हृदय झिल्लियाँ का मतलब हृदय के अंदर कितनी झिल्लियाँ होती है। यानी मनुष्य के हृदय की जो दीवार होती है वो 3 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे पहली झिल्ली होती है, इसे अपने कहते हैं एपिकार्डियम। दूसरी झिल्ली होती है, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे भीतर की झिल्ली होती है इसे अपने कहते हैं एंडोकार्डियम। तो अपने कहते हैं हृदय जो होता है इसके अंदर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहली जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या है? इसका नाम होता है एपिकार्डियम। तो हृदय की सबसे बाहरी झिल्ली एपिकार्डियम कहलाती है। अब देखो, एपिकार्डियम ये क्या होती है? सबसे बाहरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली। तो पेपर के अंदर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य का हृदय कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है? 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहली होती है एपिकार्डियम। फिर देखो, नंबर 2 पर आती है, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। नंबर 2 होती है मायोकार्डियम। ये होती है हृदय की मध्य झिल्ली, यानी हृदय के मध्य में पाई जाती है, मध्य झिल्ली होती है। और ये झिल्ली हृदय की एक मुख्य झिल्ली होती है। मध्य झिल्ली, या अपने से क्या मानेंगे? इसे अपने मानेंगे मुख्य झिल्ली। तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी मुख्य झिल्ली कौन सी होती है? तो मनुष्य के हृदय की मुख्य झिल्ली होती है मायोकार्डियम। फिर इसके बाद में बात आती है नंबर 3 पर। तो नंबर 3 जो होती है वो कहलाती है एंडोकार्डियम।
अब देखो एंडोकार्डियम ये हृदय की सबसे भीतरी झिल्ली होती है। हृदय के सबसे भीतर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो हृदय के सबसे भीतर पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? ये एंडोकार्डियम होती है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसमें 3 झिल्लियां। तो देखो इन 3 झिल्लियों में एपिकार्डियम सबसे भारी होती है, मायोकार्डियम मध्य झिल्ली होती है, इसे अपने मुख्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये झिल्ली हृदय स्पंदन कराने में सहायक होती है। और सबसे भीतरी कौन सी होती है? एंडोकार्डियम से अपने सबसे भीतरी झिल्ली कहते हैं। देखो अपने कल जो किया था हृदय की संरचना के बारे में, तो हृदय का जो भारी आवरण होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है पेरिकार्डियम, या इसे अपने हृदय आवरण कहते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में करेंगे अपने हृदय पेशियों के बारे में कि हृदय में कौन कौन सी पेशियां होती है, कितनी पेशियां मनुष्य के हृदय में पाई जाती है। अपने स्टडी में किया था कि मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है, यानी पेशी हृदय होता है, पेशियों के द्वारा बना होता है। तो कितने प्रकार की पेशियां हृदय के अंदर पाई जाती है? तो अपने यहाँ लिखेंगे हृदय पेशियां। अब देखो हृदय पेशियां कितने प्रकार की होती है? तो हृदय पेशियां 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होगी ये होती है 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी? देखो इसमें सबसे पहली जो पेशी होगी इसको अपने कहते हैं कंकाल पेशी। सबसे पहली कौन सी पेशी होती है? ये होती है कंकाल पेशी। अब देखो कंकाल पेशी क्या करती है? ये पेशी थोड़ी सख्त होती है, जो क्या करती है? हृदय स्पंदन की सीमा का निर्धारण करती है, ताकि हृदय अधिक स्पंदन के कारण, अधिक फैलने के कारण फट न जाए। तो लिख देंगे हृदय स्पंदन सीमा का निर्धारण करती है। हृदय स्पंदन सीमा का निर्धारण। तो हृदय स्पंदन सीमा का निर्धारण कौन सी पेशी करती है? कंकाल पेशी करती है। फिर नंबर 2 बात आती है, इसे अपने कहते हैं कार्डियक पेशी। नंबर 2 पेशी कौन सी आती है? नंबर 2 पेशी आती है कार्डियक पेशी। अब देखो कार्डियक पेशी जो होती है ये सबसे मुख्य पेशी होती है हृदय की। मुख्य क्यों होती है? क्योंकि हृदय जो स्पंदन करता है तो स्पंदन करने में ये पेशी सहायक होती है, कार्डियक पेशी। इसके अलावा ये अनैच्छिक पेशी होती है जो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा ये अपने शरीर की सबसे व्यस्त पेशी होती है। तो क्या लिखेंगे अपने? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी होती है। इसके अलावा ये मुख्य पेशी होती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शरीर की सबसे व्यस्त पेशी भी यही मानी जाती है। ये होती है शरीर की सबसे व्यस्त पेशी। ठीक है, तो देखो कार्डियक पेशी अनैच्छिक पेशी है, मुख्य पेशी है और शरीर की सबसे व्यस्त पेशी है। और नंबर 3 पर कौन सी पेशी आती है? तो नंबर 3 पर आती है चिकनी पेशी। इसे अपने बोलेंगे चिकनी पेशी। अब देखो चिकनी पेशी भी एक
अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये भी होती है एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी जो कार्डिक पेशी की सहायता करती है हृदय स्पंदन में। तो 3 प्रकार की पेशियां होती है। कंकाल पेशी हृदय स्पंदन सीमा का निर्धारण करेगी, कार्डिक पेशी अनैच्छिक पेशी होती है, इसे मुख्य पेशी भी कहते हैं, और ये अपने शरीर की सबसे व्यस्त पेशी है। फिर देखो चिकनी पेशी को अपने क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो इसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अपने आगे। तो ये तो थी हृदय पेशियां जो 3 प्रकार की होती हैं। अब बात आती है कि मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, या अपने कह सकते हैं कितने वैषम होते हैं। तो अपने अलग अलग जीवों के हृदय में कितने कितने कोष्ठ होते हैं इन सब के बारे में करेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न फूटक हो सकता है। वो पूछेगा मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या पूछेगा मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या पूछेगा रेप्टाइल्स वर्ग के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक कोष्ठ किस जंतु के हृदय में होते हैं, या आपसे पूछ लेगा मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो अपने आप करते हैं हृदय कोष्ठ। कोष्ठ को अपने चेंबर कहते हैं, और कोष्ठ को ही अपने क्या कह देते हैं, इसको भी अपने वैषम भी कहते हैं। अब देखो सबसे पहली बात आती है मछली कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो देखो मछली का जो हृदय होता है इसमें होते हैं 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ होते हैं इसके हृदय में? 2 कोष्ठ होंगे। अब 2 कोष्ठ कौन से होंगे? देखो एक तो होता है इसके हृदय में आलिंद और एक होता है इसके हृदय में निल्य। यहाँ पे ए से मतलब है ऑरिकुलर और वी से मतलब है वेंट्रिकल, यानी ऑरिकुलर आलिंद, वेंट्रिकल क्या होता है? निल्य होता है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? 2 कोष्ठ होंगे। फिर इसके बाद ये बात आती है किसकी? उभयचर की। उभयचर को अपने एम्फीबिया कहते हैं। ये वे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। इसका सामान्य एग्जाम्पल होता है मेंढक। तो देखो उभयचर जंतु जो होते हैं उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। अब 3 कोष्ठ कैसे होंगे कि इनके हृदय में 2 तो होते हैं आलिंद और एक क्या होता है? इनके निल्य होता है। फिर इसके बाद बात आती है श्रीसर्प, यानी जिसे अपने रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ये वे जंतु होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। इसका सामान्य उदाहरण है सांप। तो अब देखो सांप जो होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सांप के हृदय में होते हैं अपूर्ण 4 कोष्ठ, या अपने कह सकते हैं 3.5 कोष्ठ होते हैं। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे लिखेंगे अपने अपूर्ण 4 कोष्ठ, या लिख सकते हैं अपने कितने? 3.5 कोष्ठ होते हैं। अब देखो इसमें 2 आलिंद होते हैं और इसमें जो नीले होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन नीले जो होते हैं वो आपस में एक छेद के द्वारा मिले होते हैं। इसलिए अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? इसके हृदय में कोष्ठ होते हैं अपने कह सकते हैं अपूर्ण 4 या 3.5 कोष्ठ होते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है कि जितने भी पक्षी हैं
जितने भी स्तनधारी यानी सतनी हैं, इसके अलावा आपने कह सकते हैं मगरमच्छ है, इसके अलावा घड़ियाल है। तो इन जंतुओं के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? तो इन जंतुओं के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। अब 4 कोष्ठ कैसे डिवाइड होते हैं? 2 तो होंगे इसमें आलिंद और 2 ही क्या होंगे इसके अंदर नीले होंगे। तो देखो पक्षी, स्तनधारी, मगरमच्छ, घड़ियाल, इनके हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। फिर बात आती है मनुष्य की, कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें होते हैं 4 कोष्ठ, यानी इसके हृदय में 2 तो होंगे आलिंद और 2 ही क्या होते हैं इसके हृदय में नीले होते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है कि कॉकरोच, कि कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ। ये संख्या में क्या होते हैं? सर्वाधिक। तो किस जंतु के हृदय में सर्वाधिक कोष्ठ होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक कोष्ठ होते हैं और कितने होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं। अब देखो कि हृदय कोष्ठ या चेंबर या वेसन, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ, एक आलिंद एक नीले। उभयचर मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ, 2 आलिंद और 1 नीले। सरीसृप सांप के हृदय में अपूर्ण 4 कोष्ठ, या अपने कह सकते हैं 3.5 कोष्ठ। पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होंगे और 2 ही क्या होंगे? नीले होंगे। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इसी प्रकार कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं, जो संख्या में सर्वाधिक हैं। अब उसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। और अपने बढ़ते हैं आगे और अपने करेंगे हृदय कपाट, कि हृदय में कपाट कितने होते हैं और उन कपाटों का काम क्या होता है और वो कपाट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें कपाटों की कुल संख्या 4 मानी गई है। कितने कपाट होते हैं इसके अंदर? 4 कपाट होते हैं। और ये कपाट क्या करते हैं? देखो इन कपाटों का सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये हृदय से रक्त को एक दिशा में गति करवाने में सहायक होते हैं, या अपने कह सकते हैं कि रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं ये। और जब कपाट बंद होते हैं तो बंद होने पर हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। और अपना हृदय जो होता है वो 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें प्रथम ध्वनि तो होती है लब और दूसरी ध्वनि कौन सी होती है? डब होती है। ठीक है, तो अब अपने करेंगे इसके बाद में हृदय कपाट, हार्ट वालों या हृदय कपाट। सबसे पहली बात कुल संख्या, कि हृदय कपाटों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? इनकी कुल संख्या होती है 4, यानी हृदय कपाट की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। फिर बात आती है कार्य की, कि हृदय कपाट जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, उनका काम क्या होता है। देखो हृदय कपाट का सबसे पहला काम होता है रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना, ये इसका सबसे पहला काम होता है। और इसका दूसरा काम जो होता है वो क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में गति करवाना।
दूसरा होगा रकत को एक ही दिशा में गति करवाना, यानी ये क्या करते हैं, रकत को एक दिशा में गति करवाते हैं। तो कार्य होते हैं रकत के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं और रकत को एक दिशा में गति करवाते हैं। फिर देखो स्पेशली क्या होता है कि कपाटों के बंद होने पर क्या होता है, हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो लिख देंगे कपाटों के बंद होने पर क्या होगा, हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अपना हृदय ध्वनि कब उत्पन्न करता है, जब कपाट बंद होते हैं। कपाटों के बंद होने पर क्या होगी, हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो कपाट कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कार्य क्या होता है, रकत के विपरीत प्रवाह को रोकना, रकत को एक दिशा में गति करवाना, और जब कपाट बंद होंगे, कपाट बंद होने पर क्या होगी, हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात आती है कि जो हृदय ध्वनि होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हृदय ध्वनि होती है ये 2 टाइप की होती है। तो लिख देंगे इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं हृदय ध्वनि के। 2 टाइप की होती है। सबसे पहली ध्वनि जिसे अपने बोलते हैं प्रथम ध्वनि, इसे अपने बोलेंगे प्रथम ध्वनि। और जो दूसरी ध्वनि होती है इसे अपने कहते हैं द्वितीय ध्वनि। तो अपना हृदय 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रथम ध्वनि और द्वितीय ध्वनि। अब देखो प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है, ये ध्वनि कहलाती है लब। किस नाम से जानते हैं अपने इसको अपने लब के नाम से जानते हैं। दूसरी ध्वनि जो हृदय करता है इसे अपने क्या कहते हैं, इसको अपने कहते हैं डब। इसको डब के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डब। तो हृदय अपना लब और डब ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रथम ध्वनि कौन सी होती है, लब होती है, और दूसरी ध्वनि कौन सी होती है, डब होती है। अब देखो जो लब ध्वनि होती है वो कब उत्पन्न होगी, और डब ध्वनि है वो कब उत्पन्न होगी, जब देखो द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट बंद होते हैं तो हृदय की प्रथम ध्वनि लब उत्पन्न होगी, और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो हृदय की दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी, डब होगी। तो अपने क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे द्विबलनी व त्रिबलनी कपाटों के बंद होने पर, कपाटों के बंद होने पर होगी। और ये कब होगी, ये होगी अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर, यानी अपना हृदय 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रथम ध्वनि कहलाती है लब, दूसरी कहलाती है डब। अब देखो लब ध्वनि जो होगी ये द्विबलनी त्रिबलनी कपाटों के बंद होने पर होगी, और डब ध्वनि है वो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर उत्पन्न होगी। अब इसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ मैं समझ गया, थोड़ा सा इधर आ गया। अब अपने करेंगे इसके बाद में कि जो द्विबलनी कपाट होता है वो कहाँ होता है और त्रिबलनी कपाट होता है वो कहाँ होता है। तो देखो सबसे पहले आप लिखेंगे
द्विवल्ली कपाट। द्विवल्ली कपाट होता है, इसको अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं बाइकप्सिड। किस नाम से जानते हैं इसको अपने? बाइकप्सिड भी अपने कहते हैं। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया गया है, वो नाम होता है मिंट्रल कपाट। ये पेपर में पूछा गया है कि मिंट्रल कपाट किसे कहते हैं। तो जो द्विवल्ली बालव होता है, द्विवल्ली कपाट होता है, इसको अपने कहते हैं मिंट्रल कपाट। अब देखो द्विवल्ली कपाट कहाँ पाए जाते हैं। तो द्विवल्ली कपाट जो होते हैं ये पाए जाते हैं बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य होते हैं। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे लिखेंगे बाएं आलिंद व बाएं नील्य के मध्य। बाएं आलिंद व बाएं नील्य के मध्य की अपना बायां आलिंद और बायां नील्य जो होता है उसके मध्य कौन सा कपाट होता है? द्विवल्ली कपाट। इसे बाइकप्सिड कहते हैं या इसे मिंट्रल कपाट भी कहते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है त्रिवल्ली कपाट कि त्रिवल्ली कपाट कहाँ पाए जाते हैं। त्रिवल्ली कपाट जो होता है इसको अपने ट्राइकप्सिड भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं अपने इसको? इसको अपने कहते हैं ट्राइकप्सिड। ट्राइकप्सिड के नाम से अपने इसको जानते हैं त्रिवल्ली कपाट को। अब देखो त्रिवल्ली कपाट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दाएं आलिंद व दाएं नील्य के मध्य। दाएं आलिंद व दाएं नील्य के मध्य। तो देखो दायां आलिंद और दायां नील्य जो होता है उसके मध्य कौन सा कपाट होता है? त्रिवल्ली कपाट या ट्राइकप्सिड पाया जाता है इन दोनों के मध्य। उसको नोट कीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। ये कपाट आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने संरचना के अंदर इनको किया था कि त्रिवल्ली कपाट कहाँ होता है और द्विवल्ली कपाट कहाँ होता है। तो पेपर में सीधा प्रश्न उठक होता है कि बाएं आलिंद बाएं नील्य के मध्य कौन सा कपाट होगा, या पूछेगा दाएं आलिंद दाएं नील्य के मध्य कौन सा कपाट होगा, त्रिवल्ली कपाट होगा। या पूछ लेगा वो आपसे कि बाएं आलिंद से रक्त बाएं नील्य में किस कपाट के द्वारा जाता है। तो बाएं आलिंद से बाएं नील्य में रक्त जाएगा तो द्विवल्ली कपाट के द्वारा जाएगा। इसी प्रकार से दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य जो रक्त जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? त्रिवल्ली कपाट के द्वारा जाएगा। तो आज के सेशन को पढ़ लेते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।